हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आज हम पढ़ते हैं। देखो हमारे लेंस खत्म हो चुके हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, लेकिन पसीने बहुत हो रहे हैं भाई। तो हम बात करते हैं प्रिज्म की। तुम बोलोगे कि प्रिज्म नामक वस्तु क्या होती है। मैं बोलूंगा प्रिज्म नामक वस्तु कुछ नहीं होती। बेसिकली इट इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मटीरियल, वट एवर, बाउंडेड बाय या बाउंडेड बिटवीन टू नॉन पैरेलल सर्फेसेस। आपने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल लिया और दो नॉन पैरेलल सर्फेसेस के बीच में बाउंड कर दिया, मतलब बेसिकली ये प्रिज्म। ठीक है। अगर सर्फेसेस पैरेलल हो जाएंगी तो प्रिज्म नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ और बन जाएगा। वो कुछ और क्या होता है बच्चों? वो कुछ और क्या होता है? वो कुछ और कहलाता है स्लैब। क्या कहलाता है? स्लैब। स्लैब, इट्स अ स्लैब, आई डू नो, है ना। ऐसे मुझे लेने के लिए कर रहा हूँ स्लैब। तो ये है। अब इसमें होता है क्या है बच्चों, ये ऊपर वाला एंगल होता है ए। ए का नाम होता है, ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ए को बोलते हैं प्रिज्म का एंगल या फिर रिफ्रैक्शन का एंगल। ठीक है। मैं एक बार देख लूं कहीं मैं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा हूं दोस्त। बिल्कुल नहीं जा रहा हूं दोस्त, है ना। अब एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अब करना क्या है बच्चों कि यहाँ पे काम की चीज क्या है। अब सपोज हमको डिविएशन फाइंड करनी, तुमको अगर डिविएशन क्या होती है मैं समझा रहा हूँ, सुनो। रे आई, नॉर्मल डाला, रे मान लो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ये मान लो डेंसर मीडियम था। फिर क्या हुआ, फिर नॉर्मल डाला। ठीक है। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो रे आई इधर गई फिर इधर गई, दोनों बार नीचे की तरफ बेंड हुई। अब क्या हुआ, बेसिकली आप समझना कि ये रे जा कहाँ रही थी। तो अगर मैं देखूं कि ये रे जा कहाँ रही थी, तो मैं बता रहा हूँ ये जो रे थी बेसिकली ये यहाँ जा रही थी, लेकिन ये दो प्रोसेस के बाद यहाँ चलेगी। इसको बोलते हैं डिविएशन। अभी कैसे निकालते हैं? ये जो चीज़ है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो चीज़ को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इससे वो इमर्ज कर जाता है। ठीक है। मान लो ये एंगल R1 है, मान लो ये एंगल R2 है। ठीक है। अब डेल्टा को बोलते हैं डिविएशन। डेल्टा को बोला डिविएशन। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है बच्चों, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। मुझे निकालना है डेल्टा। कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है जिसकी दो साइड ब्लू है एक साइड ब्लैक है, ये एंगल देखो, ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल आई है। अगर आई है तो ये R1 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास I माइनस R1। हो गया। ऐसे ये एंगल ये, तो ये पूरा एंगल ये होगा, तो ये एंगल क्या होगा E माइनस R2। ये डेल्टा जो है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है तो यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ना ई को जोड़ दिया, R1 प्लस R2 घटा दिया उससे। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी। तो लेट्स सी, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आप फटाफट लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अब समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि इस ट्राइंगल को दोबारा देखो, ऊपर वाले, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू यू। एक बार मैं भी देख लेता हूँ। भाई दिखे है कि? भाई दिख रहा है। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात। ये रे आई, ये लाइन मैंने यहां बना दी, ये नॉर्मल था, ये एक और नॉर्मल था। ठीक है। बस मैं इतना बना रहा हूँ, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये ट्राइंगल। ठीक है। अब ये नॉर्मल है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री। बाकी सब नहीं बना रहा, ज़्यादा तामझाम हो जाएगा। ये R1 था, ये कितना था? R2 था। सही है। ये जो एंगल है वो 90 माइनस R1 हो गया, और ये एंगल जो है वो 90 माइनस R2 हो गया।
ये एंगल ए है, नॉर्मल R1 90 माइनस R1, R2 90 माइनस R2। अब अगर मैं इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करूं, A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो 90 90 180 180 कट गया, A कितना हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। अब ये मेरे पास है डेल्टा बराबर आई प्लस सी माइनस R1 प्लस R2। कुछ नहीं करना, इसमें R1 प्लस R2 की वैल्यू डाल देनी है। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी बच्चों, A है, तो कुछ नहीं करना, इसके जगह लिख देना है डेल्टा हो गया I प्लस ई माइनस ए, काम खत्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया। अब इस पे और बातें करते हैं आगे चल के। बच्चों फटाफट छाप लो। हाँ स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अब तक, हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, कैसा कुछ पढ़ा था, हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर ये एक प्रिज्म है, ठीक है बच्चों, तो नीला मार्कर किसी काम का नहीं है, ये देखें, ये भी किसी काम का नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि प्रिज्म है, तो ये आई है, ये ई है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो जो डेल्टा होता है वो आई प्लस ई माइनस ए होता है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में लगेगा। इसी फॉर्मेट में लगने का मतलब क्या हो बच्चों, ये रे आएंगी, रे जाएंगी, यहाँ पे रे बाहर निकले जरूरी नहीं है, यहाँ पे टी आई आर भी हो सकती है, हो सकती है टी आई आर। भाई अगर ये वाला एंगल क्रिटिकल से बड़ा है तो टी आई आर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन ये फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में लगता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इज वैलिड फॉर टू रिफ्रैक्शंस एज शोन। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दो रिफ्रैक्शन होंगी, कैसी, जैसे कि दिखा रखी, ठीक है। अगर इस टाइप की दो रिफ्रैक्शन होंगी तो फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग भेजा खाने का काम करते हैं और लेट्स सी, ठीक है, ठीक है, मिटा दो, मिटा। चलो भाई, क्वेश्चन है, एक प्रिज्म है, उसका क्रिटिकल एंगल मान लो सी है, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, सी मतलब क्रिटिकल एंगल, सो दैट तीर हैपन्स, तीर बोले तो टी आई आर हैपन्स एट सेकेंड सरफेस। बताओ सेकंड सरफेस पे तीर हो जाए मतलब टी आई आर हो जाए, उसके लिए रिलेशन क्या होगा ए और सी। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। रे आई, आई थोड़ा बदलता, टी आई आर ऑलवेज हैपन्स, हमेशा टी आई आर हो जाए, कुछ भी कर लो। रे आई, रे इधर गई और रे ऐसी निकल गई ना, हम चाहते हैं कि टी आई आर हो जाए, ठीक है। अब टी आई आर के लिए कंडीशन देखते हैं, आई पे आई, आर पे गई, ये ए है, इन दोनों का सम आर होता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये हो जाएगा ए माइनस आर, और ये रिफ्लेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्शन के लिए, अच्छा अब मैं दो चीज़ का ध्यान रखा लूँ कि एक डेंस होता है, एक रेयर मीडियम होता है। अगर डेंस मीडियम में क्रिटिकल एंगल है तो रेयर में 90 होता है, डेंस में क्रिटिकल, रेयर में 90, और उल्टा भी सत्य है, अगर रेयर में 90 होगा तो डेंस में क्रिटिकल होगा, ठीक है। इसको मैं डबल बना देता हूं, ठीक है। इसमें क्रिटिकल, उसमें 90, उसमें 90, इसमें क्रिटिकल, और ये 90 का मतलब क्या हुआ, ये 90 पे तो निकल जाएगी, 90 का मतलब 89.999 समथिंग, तभी वो सरफेस से टकराएगी। सोच रहा जैसे मान लो ये एंगल कुछ तो होगा टकराने के लिए, अगर बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा तो ऊपर से निकल जाएगा, तो 90 का मतलब 89.999। चलो भाई, अब सोचो कि यहाँ पे टी आई आर होने के लिए ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल से बड़ा होगा, क्रिटिकल छोटा होगा। क्रिटिकल पे 90 पे निकलेगी बाहर ग्रेज करके, क्रिटिकल से बड़े पे टी आई आर होगी, क्रिटिकल छोटे बाहर निकल जाएगी, तो ये क्रिटिकल होना चाहिए, सॉरी क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अब सोचो अलग अलग आई के लिए अलग अलग आर होगा, अलग अलग आर के लिए अलग अलग ए माइनस आर होगा, हमेशा टी आई आर हो, उसके लिए क्या होगा, फॉर हमेशा टी आई आर, हम चाहते हैं किसी भी कंडीशन में टी आई आर हो, हमेशा टी आई आर हो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन रख सकते हैं कि जो ए माइनस आर है
उसकी कई सारी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आई बहुत सारे हो सकते हैं, आर बहुत सारे हो सकते हैं, ए माइनस आर भी बहुत सारे हो सकते हैं। ए माइनस आर की जो कम से कम भी वैल्यू है ना भाई साहब, वो भी क्रिटिकल से बड़ी। मान लो क्रिटिकल 40 हो, कम से कम भी वैल्यू उसकी 40.1 हो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस आर मैक्स। तुम कहोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। अरे यार कुछ क्वेश्चन है, ए फिक्स है, आर बदल रहा है, तो इसकी वैल्यू कम से कम कहोगे, जाओ आर ज्यादा से ज्यादा होगा, तो ए माइनस आर मैक्स इज ग्रेटर देन सी। अब देखो बच्चों, आर मैक्स कैसे निकालें? तो देखो भाई, आर तो मेरे हाथ में है नहीं, मेरे हाथ में आई है, हम रे को अंदर इंसर्ट कर सकते। अब सुनना मेरी बात, साइन आई जो होगा वो एन साइन आर होगा, होगा। जितना आई बढ़ेगा उतना आर बढ़ेगा, तो जितना ये मैक्सिमम होगा उतना ये मैक्सिमम होगा। अब आई तो मैक्सिमम मेरे हाथ में, आई मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री, नहीं? तो ये मैक्सिमम 90 डिग्री होगा। अब बताओ, अगर ये 90 होगा तो रेयर में 90, रेयर में 90 तो डेंस में क्रिटिकल। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम जो होगा आपके पास, ये जो आपके पास मैक्सिमम होगा वो कितना होगा बच्चों? क्रिटिकल हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम 90 हो गया, आर मैक्सिमम क्या होगा? क्रिटिकल, ठीक है भाई। तो इस आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? क्रिटिकल है। तो ए माइनस सी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ए ग्रेटर देन 2सी। अगर ये ए 2सी से बड़ा है तो कंफर्म है कि रे यहाँ पे टी आई आर करेगी, ठीक है। कंफर्म है कि रे यहाँ पे टी आई आर करेगी, ठीक है। और वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला? जो डेविएशन का था, ठीक है भाई। अब एक सिंपल चीज मैंने समझाई, आप इसको दोबारा देख लो, लिख लो, सोच लो, समझ लो। अब हम एक केस और पढ़ते हैं। ओके बच्चों, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट लिख लो पॉज करके। बहुत गर्मी है भाई आज, मिटा रहा हूँ। सुहानी चांदनी रातें। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन कि फाइंड रिलेशन रिलेशन रिलेटन बिटवीन ए एंड सी। ए आगरा, सी कलकत्ता, ए एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सी क्रिटिकल एंगल, सो दैट रिफ्रैक्शन हैपेंस ऑन द सेकंड सरफेस। मैं चाहता हूं रिफ्रैक्शन ही हो, टीआर ना हो। उसके लिए क्या कंडीशन होगी? लेट्स सी। तो क्या करते हैं, ये प्रिज्म हो गया, लाइट आई, लाइट गई, आई आर ए। अब ये आर, तो ये कितना हो गया? ये हो गया ए माइनस आर। अब मैं चाहता हूं कि रे बाहर निकल जाए। अब रे बाहर निकलेगी तो उसके लिए ये जो एंगल होगा वो क्रिटिकल से छोटा होना चाहिए, क्रिटिकल के बराबर भी चलेगा। क्रिटिकल के बराबर पे भी रे जो होती है ग्रेज होकर बाहर निकल जाती है। तो फॉर रिफ्रैक्शन यानी कि नो टी आई आर, अगर आप चाहते हो कि टी आई आर ना हो या रिफ्रैक्शन हो, तो ए माइनस आर जो होगा वो सी से छोटा होना चाहिए, बराबर भी चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आई की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, आर की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ए माइनस आर की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि ए माइनस आर की जो वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू सी हो। मतलब कि जो ए माइनस आर इससे छोटा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस आर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो सी हो। सोचो, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू सी है तो बाकी सारी वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलवेज सी से छोटी है। तो ए माइनस आर जो है वो लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, ए माइनस आर की जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सी के बराबर, क्योंकि अगर सबसे बड़ी वैल्यू सी के बराबर है तो बाकी सारी वैल्यूज तो सी से नीचे ही होंगी। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं। इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ए माइनस आर मैक्स की जगह आर मिनिमम आ जाएगा इक्वल टू सी। अब मेरे हाथ में आर मिनिमम तो है नहीं, लेकिन मेरे हाथ में आई है। अब आई में क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, आपके पास होता है साइन आई बराबर एन साइन आर, ठीक है। अब आई मिनिमम जब होगा तभी आर मिनिमम होगा। आई तो मेरे हाथ में, आई मिनिमम कितना होगा? 0। अब बताओ, जब ये 0 होगा तो ये कितना होगा? ये 0, ये 0 तो ये भी कितना होगा? 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब a माइनस 0 इज इक्वल टू सी, यानी कि a बराबर सी। ठीक है बच्चों, सही है।
तो बेसिकली अगर आपके पास ए सी है या उससे छोटा है, ठीक है ना, ये आपका सी भी चलेगा, है ना, छोटा भी चलेगा, छोटा लगा दो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर आपका ए सी या उससे छोटा है तो उस केस में कंफर्म है कि रे जो होगी वो सेकंड सरफेस पे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर ए सी तक है तब तो रे बाहर निकल जाएगी, और ए टू सी से बड़ा है तो रे बाहर नहीं निकलेगी। अब बात है कि अगर ए सी से टू सी के बीच में है तो रे बाहर निकलेगी कि नहीं। जैसे मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मान लो ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल कितना है, ये मान लो कि क्रिटिकल एंगल 30 है। अगर ए सी से छोटा या बराबर है, ए सी से छोटा या बराबर है, तो मान लो अगर अगर आपके पास सी 30 है, अगर ए 30 से छोटा है तो रे पक्का बाहर निकलेगा। लेकिन ए अगर 2c से बड़ा मतलब 60 से बड़ा है तो कंफर्म है कि रे बाहर नहीं निकलेगी। अब बात है सी से 2c के बीच में क्या होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपेंस, मैं मिटा रहा हूं फटाफट लिखना, तो मैं दोबारा लिख देता हूं इसको शब्दों में कि अगर ए, समझना मेरी बात, अगर ए 2c से बड़ा है तो पक्का टी आई आर, ए सी के बराबर या छोटा है तो रिफ्रैक्शन। बात यह है कि व्हाट बिटवीन सी एंड 2c, ठीक है ना, या व्हाट इफ ए इज बिटवीन, अगर ए सी और 2c के बीच में होगा, जैसे मान लो सी 30 है तो 30 और 60 के बीच में हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा होता है, देन फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंसेस होते हैं, देन फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंसेस टी आई आर हैपन्स, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए टी आई आर हैपन होती है, एंड फॉर अदर आई रिफ्रैक्शन हैपन्स। उस केस में क्या होता है बच्चों कि कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं जिसमें टी आई आर होती है, और कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं जिसमें टी आई आर नहीं होती है, मतलब रिफ्रैक्शन होती है, मतलब कुछ में रिफ्लेक्शन होती है, कुछ में रिफ्रैक्शन होती है। तुम बोलोगे सर समझाओ मेरे को, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूं, आप लोग इसको लिखो, लिख लो लिख लो। हाय फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए 2c से बड़ा होगा तो रे बाहर नहीं निकलेगी, सी या सी से छोटा होगा तो रे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बात अटक रही सी और 2c के बीच में, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सी और 2c के बीच में क्या होता है। तो लेट्स सी, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल ऐसा है मेरे पास कि आपके पास एक प्रिज्म है जिसका ए बराबर मान लो 75 डिग्री है, ठीक है भाई, और n बराबर √2 है, और n बराबर √2 से c कितना हो गया, साइन c बराबर छोटू बाय बड़ू, तो n छोटू बाय n बड़ू, बाहर बाय डिफॉल्ट हवा है, अगर बाहर बाय डिफॉल्ट हवा है तो n छोटू आपके पास हो गया 1, n बड़ू हो गया √2, ठीक है ना भाई। तो n बड़ू √2 हो गया, और आपको बचपन से ही पता है, आपको भले ना पता, मेरे को पता है बचपन से कि साइन c 1/√2 कब होता है, जब c कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45, क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45, क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45। अब देखो जो ए है वो सी से बड़ा है और ए 2c से छोटा है। मैंने कहा था जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो एक ही काम होता है, और वो काम क्या होता है बच्चों कि कुछ एंगल के लिए रिफ्लेक्शन होती है और कुछ एंगल्स के लिए रिफ्रैक्शन होती है। इसको जेब में रख लूँ मैं, हाँ भाई। अब क्या होता है लेट्स, तो ये रे आई, तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कब है और रिफ्रैक्शन कब है। तो लेट्स सी, तो ये आपका 75 डिग्री हो गया, ये रे आई, मैंने कहा तो कुछ आई के लिए रिफ्लेक्शन होगी, कुछ आई के लिए रिफ्रैक्शन होगी, ये रे गई, ठीक है, ठीक है, ये आई, ये आर, ये 75 माइनस आर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं रिफ्लेक्शन, तो फॉर रिफ्लेक्शन या फॉर टी आई आर, ठीक है, टी आई आर के लिए क्या कंडीशन होगा बच्चों, टी आई आर के लिए कंडीशन ये होगा कि ये जो एंगल है 75 माइनस आर, 75 माइनस आर जो होगा वो सी से बड़ा होगा, सी के बराबर भी नहीं, सी के बराबर में रिफ्लेक्शन नहीं होती, सी के बराबर में रे ग्रेज होकर निकल जाती। 75 माइनस आर सी से बड़ा होना चाहिए।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि 75 माइनस आर, सी कितना है बच्चों, 45 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, आर 30 से छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आर 30 से छोटा होना चाहिए, तो मेरे को पता है साइन आई बराबर एन साइन आर। ठीक है ना, सही। तो साइन आर कितना हो गया, साइन आई बाय एन, तो साइन आर हो गया साइन आई बाय एन। अब साइन आर, आर अगर 30 से छोटा होगा तो इसका मतलब साइन आर साइन 30 से छोटा होगा। अगर आर 30 से छोटा है तो साइन आर साइन 30 छोटा होगा, और साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। यहाँ पे कितना हो गया, साइन आई बाय एन कितना, √2 इज लेस देन 1/2। तो साइन आई लेस देन 1/√2 हो गया, और साइन आई लेस देन 1/√2 हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, साइन आई 1/√2 छोटा है, और 1/√2 कितना होता है, साइन 45। तो साइन आई साइन 45 से छोटा है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा कहीं बोर्ड से आउट तो नहीं हो रहा, कतई आउट नहीं हो रहा। तो साइन आई साइन 45 से छोटा है, इसका मतलब आई जो होगा 45 छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आई 45 से छोटा है तो टी आई आर होगी। इस तरह से आई अगर 45 से बड़ा या बराबर है तो रिफ्रैक्शन हो। ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर मामला सी और 2सी के बीच में आ रहा है तो सी और 2सी के बीच में ऐसे ही देखना है बच्चों कि कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन होगी और कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, सो दिस एंड्स आर फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हम एक ग्राफ करेंगे बड़ा खतरनाक सा, तो लेट्स सी, आप लोग छापो फटाफट। ओके बच्चों, बाय, शुभ खैर, अलविदा।